हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेकॉन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं हमारी सीरीज टफ बट फंडामेंटल क्वेश्चन में, उसमें ये क्वेश्चन गेट की हिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस पार्ट। ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से बना पाते हैं तो आई कैन एश्योर यू कि आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियर है और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप पहले खुद करने की कोशिश करें। दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न कि अगर आप खुद इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं देन आप मेरा सॉल्यूशन देखें कि किस तरीके से ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन एटलीस्ट 7 to 10 मिनट्स मांगेगा दोस्तों एग्जामिनेशन हॉल में करने के लिए। तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में करने तो नहीं चाहिए, बट हाँ, प्रैक्टिस के रूप में अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस रह सकें कि अगर आपके पास समय है या आप स्पीड अपनी बढ़ा सकें तो फाइनली इस तरह के क्वेश्चन कर सकें। क्योंकि आई कैन एश्योर यू कि 0.1% बच्चे ही ऐसे होंगे जो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में कर पाएंगे और वो ही टॉपर्स बनते हैं। तो ये एक टॉपर्स का क्वेश्चन था कि जो इसको कर लेगा उसको एक एक्स्ट्रा 2 मार्क्स मिल जाएंगे जो और किसी को मिल नहीं रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद अपनी जितनी भी नॉलेज आपने अभी तक गेन की है उससे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है फिर सॉल्यूशन देखें तो आपको सॉल्यूशन ज़्यादा समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज में क्या पार्ट मिसिंग था। तो आइए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। In a redundant joint model, 3 bar members are pin jointed at Q। तो ये Q पॉइंट दे रखा है और 3 बार्स दे रखी है आपको जो कि Q पे आके ज्वाइन हुई है। The elongation of the member MQ and OQ are found to be 48 मिलीमीटर एंड 35 मिलीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो ये जो MQ मेंबर है दोस्तों, ये 48 मिलीमीटर एलोंगेट हुआ है किसी फोर्स की वजह से। आपको फोर्स नहीं दिया है, बस ये बताया गया है कि 48 मिलीमीटर एलोंगेट हो गया है। और ये जो OQ मेंबर है आपके राइट हैंड साइड में, वो 35 मिलीमीटर एलोंगेट हुआ है। वर्टिकल जो मेंबर है NQ, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। देन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट U एंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट V ऑफ द नोड Q। इस नोड Q का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट X इन द राइट हैंड साइड डायरेक्शन एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। आपको कुछ डिस्टेंसेस दे रखी है कि एम एन के बीच में 400 मिलीमीटर की डिस्टेंस है, एन ओ के बीच में 500 मिलीमीटर की डिस्टेंस है, जबकि एन क्यू जो है वो 500 है। ये इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा दी हुई है। तो आपको निकालना है कि नोड जो क्यू है वो एक्स डायरेक्शन में कितना गया है और वाई डायरेक्शन में कितना गया है डाउनवर्ड साइड में, ये आपको पता करना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझा चुका हूं मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों वीडियो को यहीं पॉज करो और कोशिश करो कि अगर आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस, मैट्रिक्स पार्ट, ट्रसेस ढंग से पढ़ लिए हैं तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तब इस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन की डेप्थ कितनी गहराई में थी। तो अब मैं ये मान लेता हूं दोस्तों कि आपने वीडियो पॉज कर लिया था, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगर आपका आंसर बी आया है दोस्तों, इसका मतलब आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपका सारे फंडामेंटल क्लियर है। बट अगर आप बी आंसर नहीं ला पाए हैं दोस्तों, तो अब आप इस वीडियो को आगे देखिए कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है दोस्तों। एक है एडवांस वेक्टर एनालिसिस, जो कि क्लास 12th के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं वो ही कर पाएंगे। अगर आपने 12th की बहुत एडवांस की वेक्टर एनालिसिस पढ़ रखी है तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने उतनी एडवांस वेक्टर एनालिसिस पढ़ी ही नहीं होती है 12th लेवल में। ओके, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, तो उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे। हम यहाँ हमारे मेथड की बात करेंगे जो आपने कोर्स में पढ़ा है, और वो क्या है, मैट्रिक्स एनालिसिस। तो मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों मैट्रिक्स एनालिसिस से सॉल्व करूंगा ट्रसेस की।
तो ट्रसेस की मैट्रिक्स एनालिसिस से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों कि जब भी हम ट्रसेस की बात करते हैं तो हम फोर्सेस की बात करते हैं या कास्टिग्लियानो में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है। देखिए आप ध्यान दीजिए, 48 मिलीमीटर और 35 मिलीमीटर दोनों डिस्प्लेसमेंट है, जो कि बार एम क्यू यानी कि क्यू नोड जो है वो इस तरफ कितना गया है, तो वो गया है 48, और ओ क्यू जो है वो इस तरफ कितना गया है, तो वो गया है 35। और आपसे सेंट्रल डिफ्लेक्शन एक्स और वाई पूछा गया है। तो वेक्टर से तो कर सकते हैं इसको, नो डाउट अबाउट दैट, पर इतने वेक्टर बच्चों के क्लियर नहीं होते हैं, तो मैं उसके वेक्टर एनालिसिस में तो नहीं जाऊंगा। मैं हमारी मैट्रिक्स एनालिसिस से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में बताऊंगा। और वो मैट्रिक्स एनालिसिस कौन सी लगेगी दोस्तों? डी इज इक्वल टू टी इंटू कैपिटल डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो रेकॉन सिविल एकेडमी की, अगर आपने मैट्रिक्स एनालिसिस के वीडियोस देखे हैं तो मैंने काफ़ी इम्फेसिस दिया है इस इक्वेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपने रेकॉन का कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, तो आपको इन डेप्थ इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा और इस तरह के फॉर्मूले के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं, चाहे वो हमारा बेसिक कोर्स हो, प्रो कोर्स हो या प्रीमियम कोर्स हो। तो अब ये D इज इक्वल टू टी इंटू कैपिटल डी का मतलब क्या है दोस्तों? तो ये D क्या है दोस्तों? D है हमारा लोकल डिस्प्लेसमेंट। T क्या है? T है ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। और कैपिटल D क्या है दोस्तों? कैपिटल D है ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, लोकल और ग्लोबल को ज्वाइन कर देते हैं। तो स्मॉल d इज इक्वल टू टी इंटू डी, ये हमारी बेसिक इक्वेशन होती है। इसको आप मैट्रिक्स में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों? डी एन डी एफ इज इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये बहुत ही फेमस मैट्रिक्स है, सी एस 0000 सी एस। इज इट ओके? और आपका ग्लोबल में हम लोग क्या लिखेंगे? डी एन एक्स। मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्या है और क्या इनकी मीनिंग्स है, थोड़ा सा सब्र रखिए। डी एन वाई, डी एफ एक्स और डी एफ वाई, ये हमारी बेसिक इक्वेशन है जो इस क्वेश्चन में लगनी थी दोस्तों। अब पहले समझ लीजिए ये n और f क्या है, सी एस क्या है, और कैपिटल डी एन एक्स डी एन वाई ये सब क्या है। ओके, तो डी एन क्या है दोस्तों? हमेशा याद रखिए, ट्रस के अंदर या आप कोई भी मैट्रिक्स का पार्ट कर रहे हैं, बीम कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है नियर एंड और एक होता है फार एंड। नियर एंड जो होता है दोस्तों उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, फार एंड को f से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो ये यहाँ पे Q जॉइंट है उसको हम नियर एंड बनाएंगे और M, N और O को फार बनाएंगे, F, 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 ये तीनों फार है। इज इट ओके? लोकल कोऑर्डिनेट में ये क्या है? लोकल है। इज इट ओके? लोकल का मतलब एक मेंबर। हमेशा याद रखिए मैट्रिक्स के अंदर लोकल का मतलब क्या होता है? एक मेंबर की बात करें तो लोकल, और अगर पूरे फ्रेम की बात कर लें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्लोबल। इज इट ओके? तो लोकल में हमारा ये जो मेंबर है एम क्यू, ये हमारे लोकल है। इसका नियर एंड कौन सा है? तो वो क्यू है, और फार एंड कौन सा है? एम है। इज इट ओके? सिमिलरली ये आपके Q और N के लिए भी होगा, वहां पे नियर एंड Q होगा, फार एंड N होगा, और QO के लिए भी क्या होगा? Q जो है वो नियर एंड होगा, F जो होगा फार एंड होगा। इज इट ओके? अब ये ग्लोबल के अंदर क्या है? ग्लोबल के अंदर भी अगर आप देखें तो N जो है वो नियर एंड है और F जो है वो फार एंड है। तो ये हमारा नियर एंड है और ये हमारे फार एंड्स है। इज इट ओके? तो नियर एंड और फार एंड आपको समझ में आ गए कि क्या होते हैं। इज इट ओके? अब आप अगर देखें तो हमें नियर एंड का क्या दे रखा है दोस्तों? लोकल डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। वो कितना दे रखा है? 48 और 35। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 48 और 35 आपको दे रखा है नियर एंड का डिस्प्लेसमेंट। ये नियर एंड है दोनों के लिए, चाहे आप एम के लिए बात करें चाहे आप ओ के लिए बात करें। तो हमें
ये इक्वेशन 2 बार लगानी है। कौन सी? ये वाली। ये एक बार लगेगी दोस्तों क्यू एम के लिए, और दूसरी बार ये चीज लगेगी हमारे लिए फिर से, और वो होगी क्यू एफ के लिए। इज इट ओके? सी और एस कुछ नहीं है दोस्तों, सी मतलब कॉस थीटा है और एस मतलब साइन थीटा है। मैं अभी बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग सो डेट कि आपको मैक्सिमम ये क्वेश्चन समझ में आ सके और क्लियर हो सके। जैसा मैंने बताया, एग्जामिनेशन हॉल में इटसेल्फ इट विल टेक 7 to 10 मिनट्स टू सॉल्व, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लग सकता है, बट पेशेंस रखें, मजा आएगा और इन डेप्थ आपको नॉलेज मिलेगी। तो कॉस थीटा साइन थीटा है ये जो आपको निकालने पड़ेंगे। मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगा ये कैसे निकालने हैं, बट ये हमारे लिए मेन पार्ट हो गया। अब दोस्तों डी एन एक्स और डी एन वाई क्या है? ग्लोबल। तो वो एक्चुअल में आपका यहाँ पे क्या हो गया? ये एक्स हो गया और वाई हो गया। इज इट ओके? इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये इक्वेशन बनी कैसे, साइन कन्वेंशन क्या है। तो इसका साइन कन्वेंशन होता है y अपवर्ड पॉजिटिव एंड x टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन का बेसिक साइन कन्वेंशन। स्ट्रक्चर एनालिसिस में साइन कन्वेंशन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि जो आपका नियर एंड है उसमें कंप्रेशन पॉजिटिव होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इस जो इक्वेशन है d इज इक्वल टू एन इंटू कैपिटल डी, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप साइन कन्वेंशन को ध्यान रखें। इसीलिए मैंने कहा ये वन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द गेट का टफेस्ट क्वेश्चन है। तो नियर एंड में कंप्रेशन पॉजिटिव होता है, और यहाँ आपको क्या दे रखा है? एलोंगेशन। एम आई राइट? एलोंगेशन दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं नियर एंड में, तो आपको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा 48 और 35। एम आई राइट? चलिए, तो अब हम इसको आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन आगे कैसे होगा। तो अब हमारी दो इक्वेशन बनेगी दोस्तों। पहले हम ले लेते हैं फॉर मेंबर क्यू एम। ध्यान रखिएगा, नियर एंड कौन सा है? क्यू। फार एंड कौन सा है? एम। तो हम क्या लिखेंगे? डी एन क्यू लिख देता हूं क्योंकि नियर एंड है, इसलिए ये समझने में आसानी रहेगी। सी इंटू डी एन एक्स प्लस एस इंटू डी एन वाई। सिंपल सा मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किया है ये वाला। इज इट ओके? सिमिलर हम करेंगे किसके लिए? वी विल डू इट फॉर क्यू ओ। इज इट ओके? ध्यान रखिएगा, नियर एंड क्या है? क्यू। डी एन क्यू, लेकिन ये किसके लिए है? क्यू ओ के लिए है। इज इट ओके? तो सी में मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये लिख देता हूं कि ये जो सी है ये क्यू एम के लिए है, ये एस जो है ये क्यू एम के लिए है, और अब जो सी आएगा वो क्यू ओ के लिए आएगा, मल्टीप्लाई बाई डी एन एक्स प्लस एस इंटू डी एन वाई, और ये एस जो है वो क्यू ओ का है। ओके? अभी हमें निकालना क्या है दोस्तों? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू, यानी कि हमें डी एन एक्स निकालना है और डी एन वाई निकालना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। इज इट ओके? ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और दो ही हमारे पास अननोन हो गए, डी एन एक्स जिसको यहाँ यू बोला गया है, डी एन वाई जिसको यहाँ पे वी बोला गया है। इज इट ओके? तो ये यू और वी हो गए। क्लियर? मैं इसको डीएनएक्स ही रखूंगा, आप समझ लीजिएगा कि डीएनएक्स का मतलब यू है और डीएनवाई का मतलब वी है। इज इट ओके? चलिए, अब डी एन क्यू कितना दिया गया है आपको? डी एन क्यू क्यू एम के लिए आपको कितना दिया गया है दोस्तों? -48। ओके? नियर एंड है, एन का मतलब ध्यान रखिएगा ये एन नहीं है। ओके? इस एन को और इस एन को कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पे एन का मतलब नियर एंड है। ओके? और ये डी एन क्यू आपको कितना दिया गया है? -35। माइनस क्यू लिखा क्योंकि हमारा कंप्रेशन पॉजिटिव है और यहाँ पे टेंशन हो रहा है क्योंकि एलोंगेशन की बात कर रहा है एग्जामिनर। इज इट ओके? तो हम यहाँ पे माइनस पुट करेंगे। क्लियर? तो अब हमें ये पता करना है कि सी क्यू एम कितना होगा और एस क्यू एम कितना होगा, सी क्यू ओ कितना होगा और एस क्यू ओ कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक छोटी सी चीज हम और कर लेते हैं कि ये तीन जो आपको दे रखा है बार्स, इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं और उसको यहाँ पे मैं 0 0 कह देता हूँ।
दिस इज 0 0। तो ये कितना हो गया 400, 0। इज इट ओके? ये कितना हो गया, ये 500 की हाइट है, तो ये कितना हो गया 400, 500। इज इट ओके? और अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 400 है और ये 500 है, तो ये 900, 500 हो गया। और ये देखेंगे तो ये 0, 500 हो गया। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें कॉस थीटा साइन थीटा निकालना है। इज इट ओके? तो अब आप अगर कॉस क्यू एम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फार माइनस नियर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अब आपको इसकी लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एंड द लेंथीएस्ट क्वेश्चन। तो अब आप अगर इसकी लेंथ निकालने जाएंगे क्यू एम की, तो वो कितनी हो जाएगी, क्यू एम की लेंथ में यहाँ निकाल देता हूँ सबसे नीचे। तो क्यू एम की लेंथ होगी रूट ऑफ 400 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर। इज इट ओके? सिमिलरली अगर मैं लेंथ निकालने जाऊंगा क्यू ओ की, तो वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, रूट ऑफ 900 माइनस 400 का स्क्वायर प्लस 500। तो कैलकुलेटर गेट में अलाउड रहते हैं, तो आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हैं कि क्यू एम और क्यू ओ की वैल्यू आई कितनी। मैं आपको बता देता हूं कि ये वैल्यू कितनी आएगी। दिस कम्स आउट टू बी 640.3, और ये वैल्यू आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 707.1 मिलीमीटर में। ओके, अब हम कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, एक्स फार, मैं आपको यहाँ कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये होता है एक्स फार माइनस एक्स नियर डिवाइडेड बाई एल। तो एक्स फार कितना है, ये एक्स फार है हमारा, ये फार एंड है, ये भी फार एंड है, ये फार एंड है। तो इसके लिए फार एंड कौन सा है, एम। तो एक्स फार कितना होगा, 0। ओके, 0 माइनस नियर एक्स कितना है 400 डिवाइडेड बाई 640.3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज -0.62। सिमिलरली आप सी क्यू एम निकालेंगे दोस्तों, तो वो कितना आ जाएगा, इसमें आपका फार कितना हो गया 500 माइनस जो की है 0 डिवाइडेड बाई 640.3। तो इसको आपको सॉल्व करने पे ये वैल्यू मिलेगी आपको +78। इज इट ओके? तो 0.78 आपको मिल गया। सिमिलरली आपको सी निकालना पड़ेगा फॉर क्यू ओ। तो क्यू ओ के लिए आप जब सी निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 900 माइनस 400 डिवाइडेड बाई योर लेंथ 707.1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.707। 45 डिग्री का एंगल है दोस्तों, तो इसलिए ये 0.707 आ रहा है। सिमिलरली क्योंकि 45 डिग्री है तो आप कह सकते हो कि एस क्यू ओ भी कितना आएगा 0.707 आएगा। नाउ यू कैन पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, मैं पुट कर देता हूँ सो डेट कि यू विल अंडरस्टैंड कि फाइनल इक्वेशन क्या बनी। तो फाइनल इक्वेशन बनी -48 इज इक्वल टू सी क्यू एम। तो सी क्यू एम कितना है -0.62 मल्टीप्लाई बाई डी एन एक्स जो हमें निकालना है और जो यू है, तो अब इसको यू पुट कर देते हैं, प्लस एस क्यू एम जो कितना है 0.78। सो 0.78 मल्टीप्लाई बाई डी एन वाई जो कि हमारा v हो गया है। इज इट ओके? -35 इज इक्वल टू सी क्यू ओ। सो सी क्यू ओ इज 0.707 multiply by u plus 0.707 multiply by v. Now you have two equations and two unknown. Unknown क्या है, u और v, और इक्वेशन आपके सामने है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट u इक्वल टू 6.7 एंड v इक्वल टू -56.2। तो अब आप देखो तो 6.7 और 56.2 इस ऑप्शन में भी आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सिंगल डिजिट का अप्रोक्सीमेशन किया, डबल डिजिट का करेंगे तो 6.64 मिल जाएगा आपको। इज इट ओके? उसकी जरूरत नहीं है हमको, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। अब आपको ध्यान देना था, मैंने आपको क्या बताया था, हमारा पॉजिटिव क्या है,
राइट हैंड साइड एंड अपवर्ड, ठीक है। जबकि एग्जामिनर का पॉजिटिव क्या है, एक्स तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव है लेकिन डाउनवर्ड वाई पॉजिटिव है। इज इट ओके? तो हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, नीचे की तरफ। इज इट ओके? तो 50.62 हो गया डाउनवर्ड और वो एग्जामिनर का पॉजिटिव है। तो अब आपका आंसर क्या होगा, बी, विच इज 6.64 एंड 56.14। और उसके लिए मुझे दोस्तों इतना समय लगा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको वेक्टर एनालिसिस नहीं आती है, एडवांस वेक्टर एनालिसिस, ये सिंपल वेक्टर नहीं है, थोड़ा एडवांस वेक्टर है, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन समय करीब करीब सेम लगेगा क्योंकि कैलकुलेशन उतनी ही होगी। फाइनली वेक्टर से भी आपको यही इक्वेशन मिलने वाली है, ठीक है। या तो आप वेक्टर से ये इक्वेशन बना लें या आप मैट्रिक्स एनालिसिस से ये इक्वेशन बना लें। फाइनली तो ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं, लास्ट में समय मिले तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्जाम के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों अब कभी भी, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ कॉपी करेगा इस क्वेश्चन को और आपसे पूछ लेगा। तो यू शुड नो कि अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है। विद दैट, thank you very much and keep enjoying your civil engineering. Have a very nice day.